Hello students, in the previous class we have discussed how to create employment. हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और हम लोगों ने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में देखा था टाइप्स ऑफ वेरियस अनएम्प्लॉयमेंट हम देख चुके थे। उसके बाद में हम लोगों ने हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट करके एक हेडिंग देखी थी जिसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट के द्वारा बताए जाने वाले ऐसे कुछ फंक्शन देखे थे जिससे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता था। आज का हम टॉपिक शुरू करेंगे गवर्नमेंट के एक बहुत ही जबरदस्त स्कीम से जिसके ऊपर एनटीएससी में क्वेश्चन आता ही आता है। स्कीम को आपकी बुक में नाम दिया गया है नरेगा। नरेगा बेसिकली मैं इस स्कीम को पूरा नाम दूंगा मनरेगा। मैं एम को अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं। एम स्टैंड फॉर महात्मा गांधी। स्कीम का पूरा नाम हम लोग देखते हैं। स्कीम का पूरा नाम होता है स्कीम का पूरा नाम जो जाता है वो होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब ये एक्ट जो था कौन से ईयर में आया? ये एक्ट आया था 2005 में। इस एक्ट में क्या हुआ? इस एक्ट में हुआ यह था सर जी कि 200 डिस्ट्रिक्ट्स जो थी है ना, भारत की 200 डिस्ट्रिक्ट्स के रूरल एरियाज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया था। इट वॉज कंसिडर्ड दैट पीपल विल बी गिवन एम्प्लॉयमेंट। लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा और है ना, तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड दी employment to rural unemployed people। खास बात यह है कि अगर गवर्नमेंट फेल हो गई, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकी तो गवर्नमेंट क्या करेगी है ना, और है ना गवर्नमेंट विल पे 100 days wages to these people है ना, कि गवर्नमेंट अगर किसी कंडीशन में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाई तो गवर्नमेंट इन लोगों को 100 दिन का वेतन भत्ता, 100 दिन का वेजेस जो होता है, 100 दिन की मजूरी जो होती है वो इनको गवर्नमेंट देगी। तो ये था आपका नरेगा जिसको बोलते हैं मनरेगा। 200 डिस्ट्रिक्ट में हुआ लॉन्च है ना, बहुत सक्सेसफुल था। ये किस स्कीम के अंतर्गत आता है? एनटीएससी में क्वेश्चन आता है कि अंडर विच स्कीम द मनरेगा वाज लॉन्च। तो मनरेगा जो था ये आया था वर्क राइट टू वर्क के अंतर्गत है ना, राइट टू वर्क में। इसी प्रोग्राम को इसके पहले लॉन्च किया गया था, तब इसका नाम रखा गया था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। उसमें यह था कि आप काम करें, आपको काम के बदले में अनाज मिलेगा, खाने को मिलेगा। बाद में स्कीम को चेंज कर दिया गया और है ना इसमें पैसे वाली बात शुरू कर दी गई। ठीक है, तो ये मनरेगा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 से 3 चीजें और इस चैप्टर की बची और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। हम 1 बाय 1 देखेंगे। अगली जो हेडिंग आती है हमारी वो आती है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हम लोगों ने चैप्टर पढ़ रहे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। चैप्टर में हम लोगों ने देखा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर जो होते हैं ऑक्यूपेशन के सेक्टर होते हैं। हम लोग एम्प्लॉयमेंट को या ऑक्यूपेशन को एक अलग टाइप से भी डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू देम। ठीक है, जब हम देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फैसिलिटीज है ना, अगर हम लोग फैसिलिटीज के भी आप पे देखें तो एम्प्लॉयमेंट 2 प्रकार के हो सकते हैं। वो हो सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड 2 प्रकार के एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, 2 प्रकार के सेक्टर्स हो सकते हैं जिसमें लोग काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रेगुलरली काम मिलता है आपको, वर्क इज रेगुलर, और यहां पर वर्क इज अनसर्टन। काम होगा तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं भी मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम लोग, यहां पर जो होता है आपका फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। इसका यह भी मतलब होता है एक्स्ट्रा
पे फॉर ओवर टाइम, अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है ना, वर्किंग आवर्स आर वेरी लॉन्ग, है ना, बहुत लंबे लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं, वो भी फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, नो पे फॉर एक्स्ट्रा वर्क, कि आप एक्स्ट्रा काम करोगे, ओवर टाइम करोगे, उसका आपको कोई पेमेंट नहीं मिलता। आ रही बात समझने की नहीं? तो ये हो रहा है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है ना, वर्क अंडर द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, है ना, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है ऑलवेज सीक्स टू ब्रेक रूल्स सेट बाय गवर्नमेंट। सरकार के नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए अनऑर्गेनाइज सेक्टर चलाया जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है, इसमें आपको वेरियस वेकेशंस एंड लीव्स मिलती है, जैसे आपको मिलती है मेडिकल लीव, कैजुअल लीव एक्सेट्रा, है ना, आपको तरह तरह की मिलती है। महिलाओं को प्रेगनेंसी लीव भी मिलती है, मैटरनिटी लीव बोलते हैं उसको, लेकिन पुरुषों को इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसी कोई लीव का सिस्टम नहीं है ना। यहां पर मिलती है लीव विदाउट पे, है ना, पैसा मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, छुट्टी मिलेगी, छुट्टी चाहिए तो पैसा नहीं मिलेगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है ना, इसमें आपको जो है इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज, अदर फैसिलिटीज, जैसे अपन बात करते हैं पेंशन, ग्रेचुइटी, ये भी मिलती है, ग्रेचुइटी ये भी मिलती है ना, जबकि इसमें इस तरह की नो बेनिफिट्स, इस तरह का कोई भी फायदा आपको नहीं मिलता। तो आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों को ध्यान से देखना है, समझना है, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर रेगुलर वर्क, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क इज नॉट रेगुलर। Organized sector, the working hours are fixed and less, whereas unorganized sector, the working are very long. Okay. Organized sector, you get extra pay for the overtime work, whereas in unorganized sector, there is no system of extra pay for extra work. Organized sector, you have to work under the policy of the government, and unorganized sector always tries to break the policy of the government. Organized sector, all government facilities are provided to you. In unorganized sector, no government facility is provided. ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा लीव्स का भी है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर गेट्स द लीव, द पीपल वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर डू नॉट गिव लीव, दे गेट द लीव बट दे नॉट गेट पेमेंट फॉर द लीव। तो दिस इज हाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हम बात करें तो एनटीएससी में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। काम देकर के आपसे पूछ सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहा है। तो अपन दो चार कंपनियों के नाम लिख सकते हैं, जैसे अपन लिख सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट की कंपनी या कोई भी बड़े बड़े जो ब्रांडेड कंपनी होती है, हम लोग बात करते हैं टिस्को हो गई टाटा की, ठीक है, हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट की बीएसएनएल, अंबानी की रिलायंस, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाती है, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करेंगे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो आ सकती हैं आपकी खुली छुट्टी मजदूरी जो करता है व्यक्ति, है ना, कारपेंटर लोग जो रोड पर घूम रहे होते हैं, ठीक है, प्लम्बर जो घूम रहे होते हैं ना, शू मेकर जो होते हैं, ये लोग जो होते हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं। होप आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हमारे चैप्टर में देखते हैं कि और क्या इस चैप्टर में है। तो आगे जो हमारा डिवीजन आएगा वो आएगा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर से निकालने के लिए कुछ किया है ना, क्या गवर्नमेंट के पास कुछ प्लान है ऑर्गेनाइज सेक्टर से लोगों को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोगों को निकाल के ऑर्गेनाइज सेक्टर में पुट करने के, है ना, कैसे चेक करते हैं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन बनता है आपका, हाउ टू प्रोटेक्ट पीपल वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनका भला किया जाए। तो सबसे पहली कंडीशन
सबसे पहली बात जो मैं बोलना चाहूंगा कि इफ दे आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर, है ना, तो गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड एड, है ना, AID वाला एड फॉर परचेसिंग रॉ मटेरियल, ओके, और वी कैन से एक्सेट्रा, रॉ मटेरियल, या आप बात कर सकते हैं जैसे कि प्रोसेस में जो चीज आएगी, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ये सब चीजें है ना, मैं लिख ही देता हूं ना, रॉ मटेरियल्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, ना, टू स्टार्ट द एग्रीकल्चर या टू कंटिन्यू द एग्रीकल्चर वर्क। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम लोग, गवर्नमेंट मस्ट, है ना, गवर्नमेंट मस्ट ओपन अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडस्ट्रीज, है ना, कि इंडस्ट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटीज और खोली जाना चाहिए, जिससे कि ज्यादा इंडस्ट्रीज आएगी, ज्यादा ऑर्गेनाइज वर्क होगा। तीसरी बात, है ना, जनरली आपने देखा होगा स्किल्ड पीपल, है ना, स्किल्ड पीपल जो होते हैं वो लोग जनरली ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड, है ना, स्किल डेवलपमेंट किया जाना चाहिए लोगों का, स्किल डेवलपमेंट किया जाना चाहिए लोगों को, स्किल्स में उनका जो बोल सकते हैं इंप्रूवमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, लिटरेसी प्रोवाइड किया जाना चाहिए, अवेयरनेस कैंप चलाना चाहिए। तो इस तरह से, है ना, इस तरह से जो होता है गवर्नमेंट जो होती है लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने की कोशिश कर सकती है। होप ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। अब चैप्टर का सबसे लास्ट हेडिंग, लास्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, नाम से समझ में आ रहा है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर जो होता है, ठीक है, ऑन्ड बाय गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट चलाती है, वेयर प्राइवेट सेक्टर जो होता है ऑन्ड बाय इंडिविजुअल्स, लोग भाग कोई भी चला सकते हैं। पब्लिक सेक्टर जो होता है ना, इज जनरली कंसर्न्ड एज ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये हमेशा ही ऑर्गेनाइज सेक्टर ही होता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज, है ना, एज वेल एज अनऑर्गेनाइज। मैंने आपको बताई थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एक बात कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है उसमें लोग जो होते हैं रूल्स ब्रेक करने का काम करते हैं। तो कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो प्राइवेट सेक्टर की, वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेती है। जैसे अगर वो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, जैसे उनको रिक्वायरमेंट 200 एम्प्लॉइज की, तो वो 50-60 एम्प्लॉइज जो होंगे उनको परमानेंटली एम्प्लॉय कर लेंगे। ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज तरीके से एम्प्लॉय करेंगे, बचे हुए 120 को वो अनऑर्गेनाइज तरीके से एम्प्लॉय करेंगे और बाद में बोल देंगे ऑर्गेनाइज है ही हमारे पास एम्प्लॉइज नहीं, हम क्या करें, दे कैन नॉट फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट। इस तरह से कर देते। कई लोग ऐसे हैं जो आज भी क्या कर रहे हैं कि 6 महीने इस कंपनी में काम करते हैं, 1 साल इस कंपनी में काम करते हैं, फिर डिसकंटिन्यू करते हैं, फिर दूसरी कंपनी में करते हैं, फिर वापस आकर के इस कंपनी में काम करते हैं। क्योंकि अगर वो 4 साल 5 साल रेगुलरली काम कर लेंगे तो उनको कंपनी को परमानेंट करना पड़ेगा, और कंपनी नेवर वांट्स टू परमानेंट दोज पीपल, कंपनी नेवर वांट्स टू ब्रिंग दोज पीपल इनटू द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ऐसे कर करके आप लोग जो देख सकते हैं कि इस तरह से जो होती है घटनाएं होती, इस तरह से लोगों को जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रखा जा रहा है। तो गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती, ह्यूमन बीइंग शुड आल्सो, द इंडस्ट्री शुड आल्सो कम फॉरवर्ड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। और डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर जो होता है, पब्लिक सेक्टर जो होता है, ठीक है, जो होता है ना, ये इनका फोकस जो होता है, फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग दी नीड्स, लोगों की नीड्स का फुलफिलमेंट। जबकि प्राइवेट सेक्टर का फोकस होता है, ये लोग फोकस्ड होते हैं, फोकस्ड ऑन अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, है ना, इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, ह्यूज प्रॉफिट कमाना। ठीक है, जबकि इनका एम, इनका फोकस पैसा कमाना नहीं होता है, इनका फोकस होता है नीड्स को, लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करना। ठीक है, तो नीड्स को सेटिस्फाई करना है तो ये लोग लॉस उठा करके भी कई बार इनको काम करना पड़ सकता है।
ठीक है, लॉस उठा करके भी कई बार काम करना पड़ता है और ये करते हैं, ठीक है ना। यहां पर जो होता है गवर्नमेंट सपोर्ट्स दी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है ना। यहां पर जो होता है ना, यहां पर जो होता है ऑनर्स डोंट टेक सपोर्ट, ठीक है। ये जो फैसिलिटीज होती है, यहां पे जो सर्विसेज मिलती है, सर्विसेज आर समटाइम्स प्रोवाइडेड एट फ्री, फ्री में भी लोगों को मिल सकती है, कई सुविधा जो लोगों को फ्री में भी मिल जाती है, जबकि है ना प्राइवेट इंडिविजुअल्स है ना प्रोवाइड सर्विसेज एट हायर अमाउंट्स, ठीक है, ज्यादा पैसा लेकर के वो सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगली बात आती है कि प्राइवेट कंपनियां कौन कौन सी है, तो आप जानते हैं रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, आपकी बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप बोल दीजिए आप, ठीक है, टाटा बोल दीजिए, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हो सकती है। पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे तो आ जाएगा बीएसएनएल, ठीक है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस तरह से आपके ये सारे हो जाते हैं आपके प्राइवेट पब्लिक सेक्टर। तो ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ध्यान से समझ लो, पब्लिक सेक्टर इज टोटली ऑर्गेनाइज सेक्टर वेयर एज प्राइवेट सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, इसके अलावा पूरी बुक में कुछ है नहीं, है ना। और मेरे ख्याल से आपको चैप्टर समाप्त होते समझ में भी आ गया होगा क्या चैप्टर है। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, आपने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर पढ़ा है, आपने पढ़ा है जीडीपी, आपने देखा है कंपेयर कैसे किया जाता है कंट्रीज को, फिर आपने देखा है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसके पहले आपने देखा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर का रोल अलग अलग फील्ड में देखा है, एम्प्लॉयमेंट देने में रोल देखा है, इकोनॉमी में रोल देखा है, फिर आपने देखा अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप देखे, आप लोगों ने डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को अच्छे से पढ़ा, आपने देखा कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है ना। आपने मनरेगा स्कीम को देखा, फिर आप लोगों ने देखा है जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, आपने देखा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है।